हेलो फ्रेंड्स, हाय नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का मैं रूपाली अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज हम यहां पर बात करेंगे गुप्त काल के बारे में। तो गुप्त काल के बारे में यहां पर जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको लेकर मैं यहां आप सभी के सामने आज आई हूं। और आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि गाइस, आप सभी में से जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक करें। आइए चलते हैं गुप्त काल के बारे में जानते हैं। और यहाँ पर जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर हम रीड करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है? वे महाराष्ट्र में स्थित हैं, वे बौद्ध कला से सज्जित हैं। अगला है, वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती हैं। या फिर लास्ट है, इनमें फूल पत्तियों के चित्र नहीं हैं। तो ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है यही यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेघदूत का लेखक कौन है? मेघदूत का लेखक कौन है? तो यहाँ पर कालिदास हैं मेघदूत के लेखक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, भानुगुप्त का एरड़ शिलालेख, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल स्थित शिलालेख तथा स्कंदगुप्त का भीतरी शिलालेख में से किस अभिलेख शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ यहाँ पर मिलता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है भानुगुप्त का एरड़ शिलालेख। तो ये चारों ऑप्शंस में से ये वाला भानुगुप्त वाला सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया है? गुप्त वंश ने, सातवाहन वंश ने, मौर्य ने या फिर कुषाण ने? तो जो सही उत्तर है वो है गुप्त ने। महरौली का आइए डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। महरौली का जो लौह स्तंभ है वो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। दक्षिण दिल्ली में महरौली स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नामक शासक की विजयों का उल्लेख है। यह स्तंभ गुप्तकालीन धातु विज्ञान यानी मेटलर्जी के समुन्नत होने का ज्वलंत प्रमाण है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुप्त राजा विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी किसने? स्कंदगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने या फिर कुमारगुप्त ने? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की जो पदवी थी उसको ग्रहण किया था। थोड़ा सा डिटेल जानेंगे इसके बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमांक या फिर विक्रमादित्य कहा जाता है और इनकी माता का नाम दत्त देवी था। इसका काल गुप्त काल का स्वर्ण युग इसलिए इसी काल को क्या माना जाता है? गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य या फिर राणागुप्त? तो यहाँ जो सही उत्तर है इस क्वेश्चन का, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहते थे? दीनार कहते थे, रुपयक कहते थे, शतमान या फिर करसापड़? तो यहाँ जो सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुपयक बोलते थे इसको। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? अशोक का, समुद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त या फिर हर्षवर्धन? तो यहाँ समुद्रगुप्त का जो है क्या था, राजकवि था हरिसेन। आगे चलते हैं, थोड़ा सा डिटेल जानेंगे इसके बारे में। हरिसेन समुद्रगुप्त का राजकवि था। हरिसेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इन्होंने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की तथा कविराज भी इनको कहा जाता था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं? चंद्रगुप्त फर्स्ट को, स्कंदगुप्त को, कुमारगुप्त या समुद्रगुप्त? जो सही उत्तर है वो है लिच्छवी दौहित्र समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आगे थोड़ा डिटेल जानेंगे। लिच्छवी दौहित्र समुद्रगुप्त को कहते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में उसे लिच्छवी दौहित्र बताया गया है। समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? अरबों के द्वारा, हंगेरियाइयों के द्वारा, हुडों के द्वारा या तुर्कों के द्वारा? तो यहाँ पर सही उत्तर है हुडों के द्वारा। आइए थोड़ा डिटेल जानते हैं। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर हुडों द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? मौर्यों के, नंदों के, गुप्तों के या फिर चोलों के? तो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, यानी गुप्तों के। आगे चलते हैं, थोड़ा सा डिटेल जानेंगे। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है, अतः गुप्तों के सिक्के संगीत के प्रति उनके प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये कहता है, निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त या फिर समुद्रगुप्त? तो जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सही है, समुद्रगुप्त को। ये क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले मैंने आपको डिटेल बताया था। आइए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो समुद्रगुप्त ने अपने शासन के दौरान 335 से लेकर 375 ईस्वी कई युद्धों का सामना किया, परंतु उसे किसी भी युद्ध में पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। इसी कारण प्रसिद्ध इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? पहला ऑप्शन चंद्रगुप्त, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा बिंबिसार, चौथा है अजात शत्रु। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, समुद्रगुप्त। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? सोना, चांदी, तांबा या फिर लोहा? तो सही उत्तर हो जाएगा सोना। आगे चलने से पहले थोड़ा सा डिटेल जान लेंगे। प्राचीन भारत के गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जो उनके अभिलेख में दीनार कही गईं। नियंत्रित आकार और भार वाली ये स्वर्ण मुद्राएं अनेक प्रकारों और उप प्रकारों में पाई जाती हैं। यद्यपि स्वर्णांश में ये मुद्राएं उतनी शुद्ध नहीं हैं जितनी कुषाण मुद्राएं। कुषाणों के विपरीत गुप्तों के तांबों के सिक्के बहुत ही कम मिलते हैं। इससे यह प्रकट होता है कि जन सामान्य में मुद्रा का प्रयोग जितना कुषाणों के समय होता था उतना अब नहीं रहा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू किया गया? 319 ईस्वी, 600 ईस्वी, 78 ईस्वी या फिर 57 ईसा पूर्व? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 319 ईस्वी। आगे चलते हैं, थोड़ा सा डिटेल जानेंगे इसके बारे में। प्रसिद्ध गुप्त संवत 319 ईस्वी से शुरू हुआ और यही चंद्रगुप्त फर्स्ट के क्या है, राज्यारोहण की भी तिथि है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? हर्ष की, अशोक की, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। थोड़ा सा डिटेल जानेंगे। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपाधियों का वर्णन है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक हरिशेन ने की थी। इस स्तंभ लेख की प्रारंभिक पंक्तियां पद्यात्मक तथा बाद की गद्यात्मक है। यह संस्कृत की चंपू शैली का सुंदर उदाहरण है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? महासेन ने, वीरसेन ने, विष्णुसेन ने या हरिसेन ने? तो सही उत्तर है हरिसेन, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हुए अगला क्वेश्चन है, फाहयान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, रामगुप्त या फिर कुमारगुप्त? तो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। आइए थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। फाहयान ने भारत में 399 से 414 ईस्वी के बीच भ्रमण किया। इस समय उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा चंद्रगुप्त द्वितीय शासन कर रहा था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? वाल्मीकि ने, वेदव्यास ने, विष्णु शर्मा ने या तुलसीदास ने? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विष्णु शर्मा ने, और पंचतंत्र की कथाओं का जो संकलन है विष्णु शर्मा द्वारा किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मेघदूत का लेखक कौन है? हुमायूं, कबीर, खुशवंत सिंह, बाणभट्ट या फिर कालिदास? तो सही उत्तर है मेघदूत कालिदास जी द्वारा लिखा गया है। थोड़ा सा डिटेल जानेंगे। भारत के शेक्सपियर के नाम से प्रसिद्ध कालिदास गुप्तकालीन विभूति थे और इनकी जो प्रमुख कृति थी वो थी अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतुसंहार, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंशम। ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो कई सारे एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, तो आप इसको ज़रूर नोट कर लें। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? सुश्रुत, चरक, चरवाक या धन्वंतरी?
सही उत्तर हो जाएगा चारवाक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल जानेंगे। सुश्रुत, चरक और धन्वंतरी प्राचीन भारत के आयुर्वेद के प्रमुख ज्ञाता और चिकित्सक थे। और चरवाक की बात करें तो ये चिकित्सक नहीं थे, बल्कि वे भौतिकवादी दर्शन के लिए जाने जाते थे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कनिष्क? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं डिटेल। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य के दरबार के आयुर्वेदाचार्य थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले कुछ प्रमुख विद्वानों के नाम जैसे कि कालिदास, बेताल भट्ट, वाराह मिहिर, वरुचि, अमर सिंह, शंकु, घटकर पर आदि ये सभी थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाराह मिहिर थे, क्या थे वाराह मिहिर? एक एस्ट्रोनॉट थे, एक स्पेस शटल थे, एक पावर स्टेशन या फिर एक प्राचीन खगोलविद? तो सही उत्तर हो जाएगा एस्ट्रोनॉमर यानी कि खगोलविद थे। थोड़ा सा डिटेल जानेंगे इस क्वेश्चन का भी। वाराह मिहिर गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे और इनके प्रसिद्ध ग्रंथ बृहत संहिता तथा पंच सिद्धांतिका है। बृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल जैसे विषयों का वर्णन है। इन्होंने बृहज्जातक तथा लघु जातक की भी रचना की थी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गईं? गुप्त काल, कुषाण, मौर्य या फिर चालुक्य? तो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा गुप्त काल। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए थोड़ा सा डिटेल जानेंगे इसके बारे में। तो यहाँ जो अजंता की गुफाओं का निर्माण है, निर्माण कार्य 2वीं शताब्दी पूर्व प्रारंभ हुआ और लगभग 7वीं शताब्दी तक चला था। अजंता की जो 16वीं और 17वीं गुफा का संबंध है वो गुप्त काल से है और 9वीं 10वीं गुफाओं का चित्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। पहली दूसरी गुफाओं के चित्र 7वीं शताब्दी ईसवी के हैं। और जो अजंता की गुफा है, चित्र जो उसमें बने हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। आइए थोड़ा सा जानेंगे दक्षिण भारत के बारे में। तो प्राचीन इतिहास में दक्षिण भारत ये टॉपिक मैंने इसी वीडियो में जोड़ दिया है। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन जो एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्न हैं उन्हीं की सीरीज़ है। आइए जानते हैं दक्षिण भारत के बारे में। तो चोलों के समय बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित था? तंजावर में स्थित था। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? पांड्य थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या था? तो यहाँ पर नाम था रथ। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, महेंद्र वर्मन फर्स्ट, परमेश्वर वर्मन फर्स्ट एवं नंदी वर्मन में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके उनका वध करके वातापिकोंड का खिताब हासिल किया? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। आइए चलते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। आगे का क्वेश्चन, संगम काल के रोमन व्यापार का केंद्र बताइए? मदुरई, अरिकमेणु, पुम्पुहर, मुसिरी? तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, अरिकमेणु एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था जहाँ देश के विभिन्न भागों से व्यापारिक वस्तुएं एकत्र की जाती थी तथा फिर यहाँ से रोम को जाती थी। अरिकमेणु की खुदाई से रोमन द्वीप के टुकड़े, कांच के कटोरे, रत्न, मनके तथा बर्तन प्राप्त किए गए हैं। अतः स्पष्ट है कि संगम काल में अरिकमेणु रोमन व्यापार के मुख्य केंद्रों में से एक था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? राजा चोल, महेंद्र, राजेंद्र चोल, परांतक? तो यहाँ सही जो उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र चोल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी पूछा है? त्याग समुद्र, गंगईकोंड, मुंडीकोंडा, पंडित चोल? तो सही उत्तर होगा त्याग समुद्र, ऑप्शन नंबर 1। थोड़ा सा डिटेल जानेंगे इसके बारे में। त्याग समुद्र की उपाधि विक्रम चोल ने धारण की थी। शेष सभी उपाधियां राजेंद्र प्रथम ने अपनी विजय के विभिन्न अवसरों पर धारण की थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? ये कहता है, अधिकांश चोल कालीन मंदिर किस देवी देवताओं को समर्पित हैं? विष्णु को, शिव को,
ब्रह्मा को या दुर्गा को? तो सही उत्तर है शिव को समर्पित हैं। थोड़ा सा डिटेल जानेंगे इस क्वेश्चन का भी। तो अधिकांश जो चोल मंदिर हैं, चोलकालीन मंदिर हैं, वो शिव को ही समर्पित हैं। राजा राज प्रथम द्वारा निर्मित तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर भगवान शिव को ही समर्पित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? सोपारा, एलोरा, वातापी, अजंता? तो सही उत्तर जो है वो यहाँ पर क्या है? सही उत्तर नहीं दिया गया था इसमें। तो डिटेल जानेंगे पहले। प्रारंभिक राष्ट्रकूट बादामी या वातापी के चालुक्यों के अधीन सामंत थे, इसीलिए यहाँ पर क्या है 760 ईस्वी में दंती वर्मा ने चालुक्य शासक कीर्ति वर्मा द्वितीय को पराजित कर मान्यखेट को अपनी राजधानी बनाया था। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन हो जाएंगे, इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर नहीं बताया गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? राजेंद्र प्रथम ने, महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने, कृष्ण फर्स्ट ने या गोविंद फर्स्ट ने? सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण प्रथम ने, कृष्ण प्रथम। महाराष्ट्र के एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का जो निर्माण है राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने किया। यह मंदिर बेसर शैली में निर्मित है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मौर्य सम्राट अशोक ने, गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने या राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने? तो सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रकूट शासक प्रथम ने करवाया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एलोरा में जो गुफाएं हैं और शैलकृत जो मंदिर है वो क्या है? हिंदू और बौद्ध का है, बौद्ध और जैन का है, हिंदू और जैन का या हिंदू बौद्ध जैन? तो सही उत्तर है हिंदू बौद्ध जैन। ऑप्शन नंबर 3 सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। एलोरा में जो अवस्थित गुफाएं हैं शैलकृत मंदिरों का जो संबंध है हिंदू जैन और बौद्ध धर्मों के साथ है। औरंगाबाद के एलोरा में अधिकांश गुफाएं एवं शैलकृत मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने लिखी थी? आदि पुराण, गणित सार संग्रह, संकेतायन, कवि राजमार्ग? सही उत्तर हो जाएगा कवि राजमार्ग। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। आइए डिटेल जानते हैं थोड़ा सा। गोविंद तृतीय का पुत्र अमोघवर्ष धर्म और साहित्य का अनुरागी राष्ट्रकूट शासक था और उसने स्वयं कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग नामक ग्रंथ लिखा था। आदि पुराण को जिनसेन ने, गणित सार संग्रह को महावीराचार्य ने और अमोघ वृत्ति को सांकेतायन ने लिखा है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? पल्लवों द्वारा, पांड्यों द्वारा, चोलों द्वारा या चेरों द्वारा? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, पल्लवों के द्वारा। थोड़ा सा डिटेल जानेंगे। महाबलीपुरम के जो सप्त पैगोडा हैं वो पल्लव द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं। इसका निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने करवाया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? कैलाश मंदिर, कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और रान्ना तथा कैलाश मंदिर, और जैनवाद का संरक्षण या फिर विजय? तो सही उत्तर हो जाएगा कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना, रान्ना और कैलाश मंदिर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा। आगे चलते हैं, थोड़ा सा डिटेल जानेंगे क्वेश्चन के बारे में। कन्नड़ काव्य के कवि पंपा, पोन्ना और रान्ना के संरक्षण सहित कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा में ठोस चट्टान कटवाकर कैलाश मंदिर बनवाया था, जो वास्तुकला का आश्चर्य माना जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े में अंकित है? मौर्य पाटलिपुत्र, पांड्या मदुराई, पल्लव वेल्लोर या फिर काकतीय वारंगल? सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का, ऑप्शन नंबर सी, पल्लव और वेल्लोर ये क्या है? गलत जोड़ा है। आगे थोड़ा डिटेल जानेंगे। वेल्लोर पल्लव वंश की राजधानी नहीं थी, पल्लव वंश की राजधानी कांची थी। शेष सभी विकल्प क्या हैं? सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया? महेंद्र वर्मन फर्स्ट, सिम्हा विष्णु नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट या फिर महेंद्र वर्मन द्वितीय? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, महेंद्र वर्मन फर्स्ट। थोड़ा सा डिटेल जानेंगे। तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट 600 से लेकर 630 ईस्वी के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? कल्याणी के चालुक्य का, कांची के पल्लव का, तमिलनाडु के चोल का या वातापी के चालुक्य का? सही उत्तर हो जाएगा वातापी के चालुक्य का। थोड़ा डिटेल जानेंगे। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश यानी वातापी से संबंध था। यह इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इस वंश की स्थापना जयसिंह ने की थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? पहला ऑप्शन है मास्की, दूसरा है हाथी गुम्फा, तीसरा है ऐहोल, चौथा है नासिक। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऐहोल। थोड़ा सा डिटेल जानेंगे। ऐहोल शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। यह लेख प्रशस्ति के रूप में है। इसकी भाषा संस्कृत है। इसकी लिपि दक्षिण ब्राह्मी है। इस लेख की रचना कवि कीर्ति ने की है। हर्षवर्धन के साथ पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध पर भी यह लेख प्रकाश डालता है। प्रशस्ति के अंत में लेखक ने यह दावा किया है कि उसने इसे लिखकर कालिदास और भारवी के समान यश प्राप्त किया है। आगे का क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 16, रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी, को संरक्षण किसका संरक्षण प्राप्त है? पुलकेशिन फर्स्ट का, हर्ष का, पुलकेशिन द्वितीय या खारवेल? तो सही उत्तर है पुलकेशिन द्वितीय। थोड़ा सा डिटेल जानेंगे। ऐहोल जो प्रशस्ति के रचनाकार हैं, रवि कीर्ति जैन कवि था और इसको चालुक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था। इसने ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय की विजयों का विस्तृत विवरण दिया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन फर्स्ट, रवि कीर्ति या मंगलेश? तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, पुलकेशिन द्वितीय। और ये थोड़ा सा डिटेल क्या कहता है इसका कि पुलकेशिन द्वितीय पश्चिमी चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि यहाँ पर धारण की थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ? महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नंदी वर्मन प्रथम? ऑप्शन नंबर बी सही है, नरसिंह वर्मन प्रथम। तो यहाँ पर डिटेल में क्या है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में हुआ था। रथ मंदिरों में द्रौपदी रथ, भीम रथ तथा युधिष्ठिर रथ प्रसिद्ध थे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था? आदित्य प्रथम ने, राज प्रथम ने, राजेंद्र ने या विजयालय ने? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, राज प्रथम ने। थोड़ा सा डिटेल जानते हैं इसके बारे में। चोलों द्वारा श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीत लिया गया था। चोल शासक राज प्रथम सिंह ने सिंघल पर आक्रमण करके उसके उत्तरी हिस्से पर क्या किया? अधिकार कर लिया, जबकि संपूर्ण सिंघल और दक्षिण पूर्व एशिया की विजय का श्रेय राजेंद्र प्रथम को ही दिया जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया के श्री विजय राज्य के अंतर्गत मलय प्रायद्वीप, जावा, सुमात्रा, अन्य द्वीप सम्मिलित थे। और बात करते हैं मालदीव की विजय का जो श्रेय है वो राज प्रथम को ही प्राप्त है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? परांतक ने, राजेंद्र प्रथम ने, राज ने या फिर अधिराजेंद्र ने? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राज ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? पल्लव, चोल, चालुक्य या फिर सातवाहन? सही उत्तर जो होगा वो है चोल वंश। आइए थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। उत्तर मेरूर तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित है। यहाँ से प्राप्त शिलालेख चोलों के ग्रामीण प्रशासन के बारे में जानकारी देता है और यह शिलालेख लगभग 920 के आसपास के समय का है। 920 ईसा के आसपास का समय है। अगला क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया? राजेंद्र प्रथम ने, विजय लाला ने, आदित्य ने या राज प्रथम ने? राजेंद्र प्रथम ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चोलों की नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, एलोरा के ठोस सैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में किया गया? चोल, कदम्ब, पल्लव, राष्ट्रकूट? तो राष्ट्रकूटों के संरक्षण में किया गया था।
एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने कराया था। एलोरा महाराष्ट्र और औरंगाबाद जिले में वेरूल नामक स्थान पर स्थित है, जहां 34 शैलकृत गुफाएं बनाई गई हैं। एलोरा की जो गुफा है वो 10 चैत्यग्रह है, जो शिल्प देवता विश्वकर्मा को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही है, राजस्थान में। दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है। चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने इसे बनवाया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, चोल राजाओं का शासन था तमिलनाडु पर, आंध्र प्रदेश पर, केरल पर, बंगाल पर। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए सही है, तमिलनाडु पर। चोल साम्राज्य के चरमोत्कर्ष के समय चोल साम्राज्य में दक्षिणी राज्यों का अधिकांश भाग सम्मिलित था, परंतु चोल साम्राज्य की स्थापना एवं पतन के समय यह तमिलनाडु राज्य के अंदर ही सिमटा हुआ था। अगला प्रश्न है, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? उदयपुर, कावेरी पट्टिनम, तंजावुर या फिर मदुरई। तो उरैयूर ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्राचीन चोल, जो थोड़ा डिटेल जानेंगे, प्राचीन चोल साम्राज्य की जो राजधानी है वो उरैयूर थी। संगमकालीन इस वंश के शक्तिशाली शासक कल द्वारा राजधानी को कावेरी पट्टिनम में स्थानांतरित किया गया और 9वीं शताब्दी में विजयालय में तंजौर को चोल राज्य की राजधानी बना दिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। द्वितीय सांडायन साम्राज्य की भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया? पहला ऑप्शन है थलवईपुरम तांबे की प्लेटों, उत्तरी मेरू शिलालेख, कुडुमिए मलई शिलालेख, कसाकुडी तांबे की प्लेटों। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है, थलवईपुरम तांबे की प्लेटें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी है? सोमेश्वर तृतीय ने, कल्हड़ ने, पृथ्वीराज चौहान ने, सोमदेव ने। सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, सोमदेव ने कथा सरित सागर नामक पुस्तक लिखी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विक्रमादेव चरितम के लेखक कौन है? बिल्हड़, पन्ना, पंपा या फिर रन्ना। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा बिल्हड़, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और ये था हमारे आज के सीरीज़ का अंतिम प्रश्न। आगे जो मैं वीडियो लेकर आने वाली हूँ वो गुप्तोत्तर काल के बारे में होगा, उसके बाद हम मध्यकालीन भारत के बारे में बात करेंगे। तो आप सब हमारी अगली आने वाली वीडियो को भी ज़रूर देखें और आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।